Assalamu alaikum everyone, hope you all are good. So in this video of CVS physiology we are going to study about the action potential in cardiac muscles. एक्शन पोटेंशियल क्या होता है कि नॉर्मली हमें पता है कि जो भी हमारे पास मेम्ब्रेन होती है उसके इनसाइड नेगेटिव पोटेंशियल होता है और उसके आउटसाइड पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, ये बात हमें पता है। अब एक्शन पोटेंशियल क्या होता है? एक्शन पोटेंशियल ये होता है कि चेंज ऑफ नेगेटिव इनटू पॉजिटिव। ये जो अंदर नेगेटिव है अगर इसकी जगह अंदर पॉजिटिव आना शुरू हो जाए तो ये हमारे पास एक एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो पॉजिटिव अंदर आना शुरू हो जाता है और नेगेटिव बाहर आना शुरू हो जाता है और ये ट्रांजिएंट रैपिड चेंजेस होती हैं। मतलब बहुत कम टाइम सेकंड के अंदर ये चेंज आ रहा होता है और इस तरह ये मूव करता हुआ चेंज आगे चला जाता है नर्व के अंदर, तो इसको हम कहते हैं एक्शन पोटेंशियल। अच्छा, अब जो कार्डिक मसल्स होते हैं ना उसमें ये एक्शन पोटेंशियल दो मेजर चैनल्स की वजह से होता है। एक वोल्टेज गेटेड फास्ट सोडियम चैनल्स और दूसरा स्लो कैल्शियम चैनल्स। अभी आगे मैं आपको बताती हूँ ये किस तरह काम कर रहे होते हैं। हमारे पास चार डिफरेंट फेजेस होते हैं एक्शन पोटेंशियल के। एक होता है डीपोलराइजेशन, फिर इनिशियल रिपोलराइजेशन, प्लेट्यू फेज और रैपिड रिपोलराइजेशन फेज। अच्छा, आपको पता है जो हमने स्केलेटल मसल्स के एक्शन पोटेंशियल पहले भी डिस्कस किए हैं या जनरली आपको नॉर्मली एक्शन पोटेंशियल के ग्राफ अगर आप देखें उसमें क्या होता है कि पहले हमारे पास नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल चल रहा होता है। जब थ्रेशोल्ड स्टिमुलस दिया जाता है तो वो क्या करता है, वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाता है। ये जो ऊपर जाना है इसका ये डीपोलराइजेशन है। फिर वो क्या करता है, वो उसके बाद रीपोलराइज करना शुरू हो जाता है, वापस अपनी इनिशियल स्टेट पे आता है, रीपोलराइज करता है। रीपोलराइज करते करते वो कुछ पार्ट उसका हाइपर पोलराइज होता है और फिर वो दोबारा से रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे आ जाता है। ये नॉर्मल एक्शन पोटेंशियल है। लेकिन कार्डियक मसल्स में एक्शन पोटेंशियल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अच्छा, वो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो ये प्लेट्यू फेज इसका डिफरेंट है बाकी चीज़ों से। तो जो हमारे पास डीपोलराइजेशन स्टेट है उसको जीरो फेज कहते हैं, इनिशियल रिपोलराइजेशन को 1, फिर प्लेट्यू बनने को 2 और फिर रैपिड रिपोलराइजेशन को 3। अभी मैं आपको ये चीज़ ग्राफ में दिखाती हूँ। अच्छा, अभी आप इस ग्राफ में अगर फोकस करें तो ये हमारे पास क्या है कि इस साइड पे हमें दिखाई गई है वोल्टेज। अब क्या होता है कि पहले हमारे पास कोई भी मेम्ब्रेन है वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पे चल रही है। ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल चल रहा है उसका। रेस्टिंग पोटेंशियल जब उसको कोई थ्रेशोल्ड दिया जाएगा तो वो क्या थ्रेशोल्ड मिलेगा तो वो डीपोलराइज होना शुरू हो जाएगा। डीपोलराइज होगा मैक्सिमम +30 तक वो चला जाएगा। और जब वो डीपोलराइज हो रहा होता है उस दौरान क्या होता है कि फास्ट सोडियम चैनल्स खुल जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए। सोडियम चैनल्स खुलते हैं कौन से? फास्ट। कार्डिक मसल्स की डीपोलराइजेशन में फास्ट सोडियम चैनल्स खुलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब हमारे पास डीपोलराइजेशन जब मैक्सिमम हो चुकी है तो अब क्या होगा, वापस से रीपोलराइज, वापस वो अपनी नॉर्मल की तरफ आना शुरू होगा। नॉर्मल उसका क्या है, रेस्टिंग इतना है। ठीक है, अब वो नॉर्मल की तरफ आना शुरू होगा। नॉर्मल पे आने के लिए उसको क्या करना है, उसने अपने पोटेशियम चैनल्स खोलने हैं। हमेशा नॉर्मल में आने के लिए रीपोलराइजेशन के लिए पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं। तो पोटेशियम चैनल्स खुल गए, रीपोलराइज होना शुरू हो गया। लेकिन अब ये कार्डिक मसल्स हैं, कार्डिक मसल्स के अंदर प्लेट्यू फेज आते हैं। वो प्लेट्यू फेज क्या है कि वो इसको डायरेक्टली रैपिडली वापस नहीं लेके आएगा, वो उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके रखेगा इस पोजीशन पे। इसको हम कहते हैं प्लेट्यू फेज। और ये प्लेट्यू फेज क्यों आता है? स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे पास स्लो कैल्शियम चैनल्स की वजह से यहाँ पे कार्डिक जो एक्शन पोटेंशियल है उसमें प्लेट्यू फेज बनता है। और इसकी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है क्योंकि ये ज़्यादा टाइम के लिए इस प्लेट्यू फेज में रहता है। डीपोलराइज्ड एक तरह से इसकी ये स्टेट है, ये स्टेट में ज़्यादा देर के लिए रहते हैं। इसी वजह से हमारे पास जो कार्डिक मसल्स है ना वो बहुत जल्दी फटीग आउट नहीं हो जाते। कार्डिक मसल्स पूरी लाइफ हमारी कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करते रहते हैं लेकिन वो थकते नहीं है। उसकी वजह यही है कि इसके अंदर स्लो कैल्शियम चैनल्स होते हैं जो उसको यहाँ पे एक टाइम, थोड़े टाइम के लिए उसको इधर होल्ड करके रखते हैं। अच्छा, जब वो थोड़ा टाइम गुजर जाएगा तो फिर क्या करेगा, अब उसने वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आना है तो अब दोबारा से रीपोलराइजेशन होगी। यहाँ पे भी रीपोलराइजेशन हुई थी लेकिन यहाँ इनिशियल रीपोलराइजेशन थी, लेकिन यहाँ पे क्या है, रैपिड रिपोलराइजेशन हो रही है यहाँ पे। और पोटेशियम के फास्ट चैनल्स ये वोल्टेज गेटेड चैनल्स हैं और ये खुले और दोबारा से रिपोलराइजेशन हुई और फिर से हमारे पास क्या बन गया, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब जब ये रेस्टिंग में पहुंचेगा तो ये फास्ट जो पोटेशियम के वोल्टेज गेटेड चैनल्स थे वो यहाँ पे आके क्लोज हो जाएंगे और यहाँ से आगे सिर्फ लीकी पोटेशियम चैनल्स खुल जाएंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीपोलराइजेशन के अंदर फास्ट सोडियम चैनल्स खुलते हैं,
इनिशियल रिपोलराइजेशन में ट्रांजिएंट पोटेशियम फास्ट चैनल्स खुलते हैं, प्लेटो फेज में स्लो कैल्शियम चैनल्स खुलते हैं, फिर रैपिड रिपोलराइजेशन में पोटेशियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलते हैं, और फिर हमारे पास रेस्टिंग मेम्ब्रेन दोबारा जब आ जाती है तो हमारे पास क्या होता है, लीकी पोटेशियम चैनल्स खुलते हैं। यही सारी बात इस नीचे नोट्स में एक्सप्लेन की गई है कि फेज 0 जो डीपोलराइजेशन था उसमें कौन से चैनल खुले, फेज 1 में क्या हुआ, 2 में क्या हुआ और 3 में क्या हुआ, और एट द एंड फेज 4 जो रेस्टिंग था उसमें क्या हुआ। सो आई विल स्किप इट क्योंकि ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ओके, सो अब हम बात करते हैं कि ये जो सिग्नल की कंडक्शन हो रही है इसकी वेलोसिटी कितनी होगी। मतलब सिग्नल आया एक्शन पोटेंशियल का कार्डिक मसल के अंदर, एकदम से डीपोलराइजेशन हुई, प्लेटू बना, रिपोलराइजेशन हुई, इस सब के अंदर टाइम कितना लगता है। तो जो एट्रियल और वेंट्रिकल के मसल्स हैं वो 0.3 टू 0.5 सेकेंड्स लेते हैं सिग्नल को कंडक्ट करने के लिए। ये आपने वैल्यू याद रखनी है। और ये जो वैल्यू है ये हमें ये बताती है कि हमारे पास जो ये एट्रियल और वेंट्रिकल के मसल्स की जो वेलोसिटी है वो 1/250 ऑफ द लार्ज नर्व फाइबर है। मतलब लार्ज नर्व फाइबर से सिर्फ 1/250 इसकी स्पीड है, मतलब बहुत स्लो स्पीड है इसकी। और स्केलेटल मसल से 1/10, ठीक है। इट मीन्स कि स्केलेटल मसल भी इससे ज़्यादा स्पीड में सिग्नल कंडक्शन करते हैं। और सिग्नल कैसे कंडक्ट होता है, ऐसे नोड होता है, उससे सिग्नल आता है एवी में, एवी से परकंजी फाइबर्स में, और वहाँ से फिर कार्डिक मसल्स में एक्शन पोटेंशियल एंटर हो जाता है, और वहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और वो कॉन्ट्रैक्शन करा देते हैं। हाईएस्ट वेलोसिटी जो अभी यहाँ से मूव करता हुआ आ रहा है एक्शन पोटेंशियल सारी जगहों पे, तो हाईएस्ट वेलोसिटी उसकी परकंजी फाइबर्स के अंदर होगी, ठीक है। परकंजी फाइबर्स के अंदर वो 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रहा है, हालांकि नॉर्मली वो 0.3 टू 0.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलता है। तो परकंजी फाइबर की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्टरी पीरियड की। रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, ये वो पीरियड होता है जिसके दौरान अगर एक पोटेंशियल जनरेट हुआ है तो कोई दूसरा पोटेंशियल उस दौरान नहीं आ सकता। नॉर्मली जो हमारे पास ये जो हमारे पास मैंने आपको ग्राफ दिखाया है, इसके जो नीचे टाइम है उसमें जो ये टाइम जब चलता रहता है इसके 0.25 सेकेंड जो हैं से लेके 0.3 सेकेंड तक कोई और हमारे पास नहीं स्टार्ट हो सकता एक्शन पोटेंशियल, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ है, ये हो रहा है, जब तक वो यहाँ तक पहुंचा है ना 0.25 सेकेंड तक, तब तक बेशक इसको जितना मर्जी स्टिमुलस दे दो, ये वापस कोई नई नर्व कंडक्ट नहीं करेगा, कोई नया सिग्नल जनरेट नहीं करेगा। इस टाइम पीरियड को हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टरी पीरियड, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी स्टिमुलस देने से कोई न्यू एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा, और ये 0.25 सेकेंड्स है। उसके बाद ये पहले 3 फेजेस बनते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब पहले 3 फेजेस जब गुजर जाएंगे ना, उसके बाद जो अगले फेजेस है यहाँ पे फिर स्टार्ट होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। मतलब उसमें इसमें अब शुरू होता है रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड। रिलेटिव रिफ्रैक्टरी पीरियड ये होता है कि एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा लेकिन बहुत ज्यादा स्टिमुलस देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक तो होगा ही नहीं, लेकिन इसके बाद हो जाएगा, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा स्टिमुलस देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड। और हमें ये बात पता होनी चाहिए कि वेंट्रिकल्स का रिफ्रैक्टरी पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू एट्रिया। एट्रिया के मसल्स का 0.15 सेकेंड्स है और इसका 0.25 टू 0.3 सेकेंड, जो कि ये नॉर्मल हमारे पास रिफ्रैक्टरी पीरियड होता है। ओके, उसके बाद अब हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और इस लेक्चर की लास्ट चीज़ पे आ जाते हैं, जो कि हमारे पास एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग। एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग क्या होती है कि पहले एक्शन पोटेंशियल आएगा, एक्साइट हो जाएगी वो नर्व, उसके बाद वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। पहले नर्व आई फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब लेट सपोज ये नर्व से हमारे पास सिग्नल पहुंच गया, डीपोलराइजेशन होगी, रीपोलराइजेशन होगी, ठीक है, सिग्नल पहुंच गया। अब जब सिग्नल पहुंचता है ना किसी भी मसल, ये कोई मसल सेल पड़ा हुआ है, ठीक है, ये हमारे पास कार्डिक मसल सेल पड़ा हुआ है पूरा। अब जब इसके पास सिग्नल पहुंचा ना, इसकी ये बाहर मेम्ब्रेन है, इसके पास सिग्नल पहुंच गया कि अब हमने क्या करना है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कराना है। तो क्या होता है कि इस सेल के बाहर जो कैल्शियम पड़ा हुआ होता है ना, वो कैल्शियम टी ट्यूब्यूल्स के थ्रू इस सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है, फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर। पहला सोर्स क्या है कैल्शियम का, एक्स्ट्रा सेलुलर से टी ट्यूब्यूल के थ्रू वो हमारे पास अंदर आ गया। दूसरा इसका क्या है कि जब ये कैल्शियम अंदर आ जाएगा तो ये अंदर आके अंदर जो हमारे पास सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर इसको एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम भी कह सकते हैं, लेकिन अगर मसल सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम हो ना तो उसको सार्कोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम कहते हैं फिर। ओके, तो जो हमारे पास अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम पड़ा हुआ है उसके अंदर भी कुछ कैल्शियम पड़े हुए हैं। तो जब ये बाहर वाला कैल्शियम अंदर आता है ना, तो ये इस कैल्शियम को भी
इन्फोर्स करता है कि तुम राइनोडिन रिसेप्टर्स को यूज करके बाहर आ जाओ। ठीक है, तो ये भी कैल्शियम बाहर आ गया, अब काफी सारा कैल्शियम इकट्ठा हो गया। ये कैल्शियम चला जाता है, फिर हमारे पास जो मसल के अंदर एक्टिन मायोफिलामेंट्स, वो आपको पूरा स्ट्रक्चर पता होगा, उसके अंदर वो ट्रोपोनिन के साथ जाके बाइंड करता है। जब ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है तो कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है। इस तरह ऊपर से एक्शन पोटेंशियल आया और मसल ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। अब मसल ने रिलैक्स करना है तो वो क्या करेगा, होता ही है कि जब उसे रिलैक्स करना है तो अब क्या करेगा, वो ट्रोपोनिन से कैल्शियम अनबाइंड हो जाएगा। पहले कैल्शियम आके बाइंड हुआ था ट्रोपोनिन से, अब अनबाइंड हो जाएगा। वो कैल्शियम वापस चला जाएगा, कुछ तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर जहां से वो आया था वहां पे वापस स्टोर हो जाएगा, और जो एक्स्ट्रा बाहर से आया था वो वापस बाहर चला जाएगा। और जब ये कैल्शियम बाहर जाता है तो ये अपने साथ सोडियम को अंदर लेके आता है। ठीक है, कैल्शियम सोडियम के साथ को ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। कैल्शियम बाहर जाता है तो सोडियम अंदर आता है। अब इतना ज्यादा सोडियम तो हम अंदर रख नहीं सकते, हमने सोडियम को बैलेंस भी करना है, तो हम इस सोडियम को दोबारा से बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, इस सोडियम को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अब इस सोडियम को बाहर जाने के लिए पोटेशियम को यूज करना पड़ेगा। तो ये पोटेशियम और सोडियम का एटीपी पंप यहाँ पे यूज होता है, जिसकी वजह से ये सोडियम पोटेशियम जो है आपस में एक दूसरे के साथ बैलेंस कर जाते हैं। है, ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं थी, आपको बस ये पता होना चाहिए कि रिलैक्सेशन के दौरान क्या होता है कि अनबाइंडिंग होती है, एटीपी जो दोबारा से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास आ जाता है, और जो एक्स्ट्रा कैल्शियम होती है वो बाहर चली जाती है और विद द हेल्प ऑफ सोडियम ट्रांसपोर्ट चैनल्स। ठीक है, तो दैट वाज ऑल अबाउट द एक्शन पोटेंशियल ऑफ द कार्डिक मसल्स। आई होप आप लोग ये समझ आ गई होगी। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक।